एक अनुभवी शिकारी जंगल में रास्ता खोज रहा था। चारों ओर इतनी शांति थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी एक हल्की सी आहट ने उसका ध्यान खींचा। वह तुरंत सतर्क हो गया और अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को तानकर चारों ओर देखने लगा। सामने कुछ भालू के शावक दिखाई दिए, लेकिन शिकारी के बंदूक नीचे रखने से पहले ही उसके पीछे से एक बड़ी मादा भालू की दहाड़ सुनाई दी, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। शिकारी पर मादा भालू का जानलेवा हमला हो रहा है। विशालकाय भालू के सामने शिकारी बिल्कुल एक खिलौने की तरह पिट रहा था। वह जमीन पर बिल्कुल शांत लेट गया, मौके की तलाश में। जब भालू ने देखा कि वह हिल नहीं रहा है, तो वह अपने शावकों के पास लौट गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। शिकारी जानता था कि यूं ही पड़ा रहना मौत को बुलावा देना है। वह दर्द सहते हुए अपनी बंदूक उठाता है और वापस लौटते भालू की ओर निशाना साधता है। एक और हमला और संघर्ष। गोली लगने के बाद भालू लड़खड़ाने लगता है, जिससे लगता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। शिकारी मौका देखकर अपनी जेब से चाकू निकालता है, लेकिन भालू यह देखकर कि शिकारी अभी भी जिंदा है, फिर से गुस्से में उस पर झपटता है। ग्लास एक पेशेवर शिकारी और मार्गदर्शक था। उस दिन वह अपने बेटे हॉक के साथ जंगल में शिकार की तलाश में था। तभी एक भटकी हुई भालू उनके सामने आ जाती है। कुछ दूरी पर ग्लास के साथी बीवर की खालें निकाल रहे थे। उस समय इन खालों की बहुत मांग थी और अमीर लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। इससे उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल सकता था। शिकारी बीवरों का शिकार करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के इंडियन आदिवासियों की जमीनों में घुस जाते थे, और उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। अचानक हुए इस हमले से शिकारी घबरा गए। तभी एक और तीर आया और एक शिकारी डर के मारे गलती से गोली चला बैठा, जो उसके अपने ही साथी को लग गई। गोली की आवाज सुनकर ग्लास को खतरे का आभास हो गया। उसने तुरंत अपना काम रोक दिया और जल्दी से अपनी बंदूक में बारूद भरने लगा। फिर गोली लोड करते हुए वह अपने बेटे के साथ उस दिशा में दौड़ पड़ा। हमला करने वाले लोग थे री जनजाति। यह इंडियन आदिवासियों के एक समूह का हिस्सा थे। उस वक्त वे दूर से छिपकर हमला कर रहे थे। शिकारी तनाव में थे और री जनजाति ने हमले का बिगुल बजा दिया। तीरों की बारिश तेज हो गई। एक डर से पागल शिकारी अपने घोड़े की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, दो तीरों ने उसके शरीर को भेद दिया। बाकी सभी लोग पेड़ों के पीछे छिपकर बैठे रहे, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। टीम के कप्तान को पता था कि ये आदिवासी उनकी खालों के पीछे आए हैं, इसलिए उन्हें यह माल जल्द से जल्द नाव तक पहुंचाना था। उसी समय जब ग्लास और उसका बेटा तेजी से उस ओर पहुंच रहे थे, आदिवासियों ने सीधा हमला कर दिया। शिकारियों के लिए खालें ही सब कुछ थीं। वे खालें उठाकर तेजी से नाव की ओर भागने लगे। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि घोड़ों को नाव पर चढ़ा सकें। वे घोड़ों को मारना पसंद करेंगे, पर उन्हें आदिवासियों के हाथ नहीं लगने देंगे। री जनजाति के और भी लोग वहां आ रहे थे। शिकारी खालें उठाकर एक दूसरे को कवर देते हुए जल्दी से नाव पर चढ़ने लगे। ग्लास नाव पर चढ़कर आदिवासियों को गोली मारकर रोकने लगा, जबकि उसका बेटा कुशलता से उसके लिए बंदूक में गोली भर रहा था। जब वे गहरे पानी में पहुंचे तो आदिवासियों को भी रुकना पड़ा। कौवे आसमान में मंडरा रहे थे। वे ताजा मांस का इंतजार कर रहे थे। आदिवासी सरदार बुदबुदा रहा था कि वह इन खालों के बदले फ्रेंच लोगों से घोड़े लेगा और फिर अपनी गुमशुदा बेटी की खोज जारी रखेगा। री जनजाति बचे हुए सारे खालें उठा ले गई और वहां सिर्फ लाशें ही लाशें छोड़ गईं। जो लोग जिंदा बचे थे, वे नाव पर अपने मरे हुए साथियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे अब भी मिसौरी नदी में बह रहे थे, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे, क्योंकि यह इलाका अभी भी इंडियन आदिवासियों के नियंत्रण में था। शुरुआत में 45 लोगों की टोली थी, अब केवल 12 लोग ही जीवित बचे थे। बूढ़े शिकारी फिट्ज ने कप्तान से पूछा कि आगे क्या करना है। कप्तान ने मार्गदर्शक ग्लास से सलाह ली और ग्लास ने सबसे सुरक्षित और स्थिर योजना सुझाई, नाव छोड़कर किनारे पर उतरना और जमीन के रास्ते से घूमकर जाना। फिट्ज ने इसका कड़ा विरोध किया। उसका मानना था कि नाव पर रहना ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन विरोध के बावजूद कप्तान ने इलाके की पूरी जानकारी रखने वाले ग्लास पर भरोसा किया और सभी को किनारे पर ले आया।
ग्लास की योजना थी कि इंडियन लोग नाव का पीछा करते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे और वे लोग खालों को यहीं छिपाकर किले तक पैदल लौटेंगे। कप्तान ने इस योजना को मान लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इससे असंतुष्ट थे क्योंकि इस रास्ते से उन्हें कई हफ्ते ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। ग्लास का बेटा हॉक, जो अमेरिकी और इंडियन की संतान था, समूह में हमेशा अलग थलग महसूस करता था। एक पिता के तौर पर ग्लास हमेशा अपने बेटे को सिखाता कि विनम्र और शांत रहो, क्योंकि नस्लभेदी लोग सिर्फ उसका अलग रंग ही देखेंगे, उसका चरित्र नहीं। समूह के कुछ लोग नाव से उतरने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि नाव पर ही रहना ज्यादा सुरक्षित है और इससे जल्दी किले तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगले ही दिन वे सभी हमेशा के लिए नाव पर ही रह गए, क्योंकि री जनजाति ने उन्हें मार डाला और उनके सिर की खाल उतार ली, जो उनकी एक परंपरा थी। हालांकि चीफ को अपनी लापता बेटी नाव पर नहीं मिली। जब सभी साथी आराम कर रहे थे, ग्लास अकेले ही रास्ता देखने निकल पड़ा। तभी उसका सामना एक विशाल भालू से हो गया। कई बार की जानलेवा लड़ाई के बाद भालू और ग्लास दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। करीब 1000 किलो वजन वाला भालू ग्लास के ऊपर गिरा और वह बेहोश हो गया। अंततः ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। जब मरे हुए भूरे भालू को हटाया गया और ग्रास का डरावना जख्म देखा, तो छोटे बू को देखते ही उल्टी हो गई। शरीर पर काटने और नोचने के घावों के अलावा सबसे खतरनाक चोट थी उसके गले को नुकीले पंजे ने चीरा था। सौभाग्य से वह अभी भी मुश्किल से सांस ले रहा था। अकेले दम पर एक बड़े भूरे भालू को मार गिराना वाकई एक चमत्कार था। कप्तान ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया और ग्रास की पीठ पलटते ही देखा कि वहां भी मांस चीर देने वाले गहरे घाव थे और गले से खून लगातार बह रहा था। कप्तान ने सुई और धागे से उसके घावों को सीना शुरू किया, लेकिन बिना किसी बेहोशी की दवा के। यह तो जैसे यातना थी। जब छोटा बू उसका टखना सीधा कर रहा था, उसी दौरान ग्रास फिर से बेहोश हो गया। उधर अरिकारा जनजाति का सरदार फ्रांसीसियों से मिला। वह खाल के बदले घोड़े और बंदूकें लेना चाहता था, लेकिन फ्रांसीसी सिर्फ बंदूकें देने को तैयार थे, घोड़ों की बात तो सोचना भी मत। और फ्रांसीसियों ने यह भी देख लिया कि इन खालों पर अमेरिकी निशान बने हैं, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर आधी कीमत में लेने की कोशिश की, क्योंकि ये खालें उन्होंने चोरी की थीं। लेकिन इंडियन लोगों के लिए, चाहे फ्रांसीसी हों या अमेरिकी, सब उनके लिए आक्रामक थे, जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया था। सरदार को घोड़े चाहिए थे ताकि वह अपनी लापता बेटी को खोज सके। यह सुनकर फ्रांसीसी आखिरकार झुक गए और सरदार की शर्तें मान लीं। उधर ग्रास की टोली आग के चारों ओर बैठकर अगले दिन की यात्रा की योजना बना रही थी। छोटा बू ने भालू के पंजे को एक लॉकेट बना लिया और हॉक बार बार अपने पिता की सांसें टटोलता रहा, कहीं यह दुनिया उसका इकलौता सहारा न छीन ले। अगले दिन सब लोग स्ट्रेचर पर घायल ग्रास को उठाकर बर्फीली नदी पार कर रहे थे। जैसे ही वे घने जंगल में दाखिल हुए, आसमान से बर्फ गिरने लगी। आगे बढ़ते हुए मोटी बर्फ की परत ने उनका हर कदम मुश्किल कर दिया। अब कुछ लोग शिकायत करने लगे कि उन्हें ग्रास जैसे बोझ को साथ नहीं लाना चाहिए था। जब वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे तो रास्ता और भी खड़ा हो गया और सबके लिए घायल ग्रास को उठाकर उस पहाड़ को पार करना नामुमकिन लगने लगा। इसी बीच गंभीर रूप से घायल ग्रास को तेज बुखार हो गया। सबको यकीन था कि अब वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। कप्तान अभी दुविधा में ही था कि तभी आगे जांच करने गया आदमी लौट आया और बताया कि सामने का रास्ता भी इसी तरह है। अगर वे ग्रास को साथ ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पीछे लौटकर नया रास्ता खोजना होगा। ऐसी स्थिति में कप्तान के पास कोई और चारा नहीं था। वह बार बार ग्रास से माफी मांगने लगा, फिर छोटे बू को इशारा किया कि वह ग्रास की आंखें ढक दे। इसके बाद उसने बंदूक की नली उसके सिर पर तान दी। कानों में हॉक की लगातार प्रार्थना गूंज रही थी। कई बार के मनोसंघर्ष के बाद आखिरकार कप्तान का दिल पसीज गया और उसने हाथ में पकड़ी बंदूक नीचे रख दी। उधर हॉक की छाया सी मौजूदगी में ग्रास धीरे धीरे नींद में डूब गया। सपनों में उसने फिर से देखा, उपनिवेश सैनिक उनके कबीले को आग के हवाले कर रहे हैं और उसे अपनी प्यारी पत्नी की झलक भी मिली। छोटा हॉक अपनी आंखों से देख रहा था कि किस तरह उसकी मां को गोली मार दी गई। बेटे को बचाने के लिए ग्रास ने उपनिवेश सैनिकों पर बंदूक तान दी। अगले ही दिन सुबह होते ही फेड्ज गड्ढा खोदने में लग गया। वह अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था कि कब ग्रास की सांसें थम जाएं। जब वह ग्रास के साथ अकेला रह गया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह चाहे तो ग्रास की राह आसान कर सकता है। अगर ग्रास जिद करके जिंदा रहने की कोशिश करेगा तो जल्द ही अरिकारा जनजाति वाले उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जल्दी मौत सबके लिए राहत होगी। लेकिन ग्रास का गला अब तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। फिट्जर्स ने कहा, अगर तैयार हो तो बस आंखें झपका दो। पर ग्रास तो जीना चाहता था, उसने आंखें नहीं झपकाईं। तभी फिट्जर्स ने हॉक का नाम लेकर उसे डराने की कोशिश की। जैसे ही फिट्जर हमला करने वाला था,
हॉक अचानक लौट आया और उस पर टूट पड़ा। वह जोर जोर से छोटे बू को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन उस समय छोटा बू नदी से पानी भरने गया था और कुछ सुन ही नहीं पाया। हॉक ने बंदूक फिट्ज की ओर तान दी, मगर फिट्ज ने झपट्टा मारकर बंदूक छीन ली। हॉक लगातार छोटे बू को पुकार रहा था, लेकिन शोर से अरिकारा लोग न आ जाएं, इस डर से फिट्जर ने उसका मुंह दबाया और छुरा घोंप दिया। ग्रास बेबस होकर अपनी आंखों के सामने बेटे को तड़पते देखता रहा, और उसका बेटा बेरहमी से मारा गया, मगर वह कुछ कर भी नहीं सका। जब छोटा बू वापस आया, तब तक फिट्ज हॉक की लाश छुपा चुका था। ग्रास बहुत चाहता था कि वह सब कुछ छोटे बू को बता दे, मगर उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और छोटा बू कुछ भी साफ साफ सुन नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह होते ही फिट्ज अचानक सोए हुए छोटे बू पर झपटा और बोला कि 20 अरिकारा योद्धा उनकी ओर बढ़ रहे हैं, उसे तुरंत सामान समेटकर भागना होगा। मासूम छोटा बू अब भी हॉक की सलामती को लेकर परेशान था, लेकिन फिट्ज के दिमाग में सिर्फ वो $300 घूम रहे थे। वह किसी भी तरह परवाह किए बिना ग्रास को घसीटकर पहले से खोदे गए कब्र के गड्ढे की तरफ ले गया। छोटा बू बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन वह अकेले अरिकारा से लड़ नहीं सकता था। उसने पानी की बोतल ग्रास के हाथ में थमाई और बेबस होकर फिट्ज के साथ चल पड़ा, पीछे छोड़ गया ग्रास को, जो वीरान पहाड़ों के बीच अकेले मौत का इंतजार करता रहा। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, लेकिन तभी ग्रास ने खून से लथपथ मिट्टी के ढेर से धीरे धीरे हाथ बाहर निकाला। उसके लिए एक साधारण सा करवट बदलना भी जानलेवा मेहनत जैसा था। वह रेंगते रेंगते चारों ओर अपने बेटे की लाश ढूंढने लगा, और आखिरकार एक मिट्टी के टीले के नीचे उसे हॉक की जमी हुई लाश मिल गई। उसका बेटा कब का दम तोड़ चुका था और उसका शरीर बर्फ की तरह सख्त हो गया था। ग्रास बेटे की छाती पर सिर रखकर लेट गया और धीरे धीरे आंखें मूंद लीं। इस दुनिया में अपने इकलौते सहारे को खोने के बाद वह भी सब कुछ छोड़कर उसके साथ ही जाने को तैयार हो गया। उधर फिट्ज ने अनजाने में छोटे बू को बता दिया कि 12 अरिकारा योद्धा अब उन पर करीब पहुंच चुके हैं। वह छोटे बू को जल्दी निकलने के लिए उकसा रहा था, ताकि वापस जाकर पैसे ले सके। लेकिन छोटे बू को साफ याद था कि पहले फिट्ज ने कहा था कि 20 अरिकारा योद्धा आ रहे हैं। तभी उसे समझ आया कि ये सब शायद फिट्ज की साजिश है। ईमानदार छोटे बू ने तुरंत बंदूक फिट्ज के सिर पर तान दी और सच जानने की मांग की। मगर चालाक और निर्दयी फिट्ज ने छोटे बू को नहीं मारा, क्योंकि उसे पैसों के लिए एक गवाह की जरूरत थी, ताकि $300 हड़प सके। अब छोटे बू की आंखों में सिर्फ गहरी शर्म और अपराध बोध झलक रहा था। उधर बर्फीली ठंड में बेसुध पड़ा ग्रास फिर से धीरे धीरे होश में आने लगा, और उसने अपने बेटे की जमी हुई लाश को देखा। मौत और जिंदगी की कगार पर झूल चुका ग्रास अब पूरी तरह जाग चुका था। उसके भीतर नफरत और बदले की आग उभर रही थी। आगे की जिंदगी में उसके जीने का एक ही मकसद बचा था, अपने बेटे की मौत का बदला लेना।